हेलो नमस्कार साथियों, मैं ललित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद एल के। हर रोज़ की तरह मैं फिर से एक बार महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से लेकर। और ये मेरी जो सीरीज की शुरुआत है ये पर्यावरण अध्ययन की है। ये आपकी 2020 परीक्षा के लिए है। 2020 परीक्षा है, लेकिन जो परीक्षा वर्ष है वो आपका 2021, यानी कि परीक्षा कब हो रही है आपकी 2021 में हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे चैप्टर 1 में। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे का निशान है लाल बटन को दबा के घंटे का निशान दबा लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए, जो पहला हमारा टॉपिक है यूपी टेट में, उसमें टॉपिक है आपका पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक प्रकृति एवं जीव जंतु, यानी प्रकृति, नेचर, और उसके जीव जंतु, जो उसमें जीव जंतु रहते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो एक पहला क्वेश्चन आपका यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है कि पर्यावरण के शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। आपको ये बताना रहेगा कि किस भाषा से हुई। फिर आपका रहेगा कि किस शब्द से हुई, तो आपको क्या बताना है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपकी फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट शब्द से हुई। किससे? इन्वायर्न शब्द से हुई है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। कैसे? परिधन आवरण। अब यहाँ पे हम बात करेंगे परि और आवरण के अर्थ के बारे में। तो जो आपका परि है, परि का अर्थ है चारों ओर, यानी परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, यानी चारों ओर से घिरा हुआ। जो हमारे आसपास हम देखते हैं, जो हमारे चारों ओर जो घिरी हुई चीजें होती हैं, वही क्या होता है? पर्यावरण कहलाता है। अर्थात मिट्टी के पेड़, जैसे अर्थात मिट्टी, पेड़ पौधे, जल, वायु, प्रकाश, ध्वनि, जिनसे हम चारों ओर घिरे हुए, यानी कि हमारे आसपास पेड़ पौधे, मिट्टी, गाय भैंस, जल, वायु, जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या आता है? हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण से ही समस्त जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व, यानी अगर पर्यावरण नहीं होगा तो जितने भी जीवधारी हैं और वनस्पति हैं उनका अस्तित्व नहीं होगा। अब हम बात करेंगे पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में कि पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व क्यों पड़ा। तो पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व ये है कि प्रकृति में विभिन्न जीव किस तरह रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं तथा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? पारिस्थितिकी में, यानी इकोलॉजी। अब ये हम बात कर रहे हैं कि इकोलॉजी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है वो चीज़ क्या कहलाती है? वो आपकी इकोलॉजी कहलाती है। और इकोलॉजी शब्द का अर्थ है परिवेश का अध्ययन, यानी जो आसपास जो हमारा चीजें, वातावरण जो होता है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? परिवेश का अध्ययन। इकोलॉजी में क्या करते हैं? परिवेश के अध्ययन की बात करते हैं। इस प्रकार कौन सा जीव किस प्रकार रहता है, भोजन कैसे प्राप्त करता है, जीवित रहने के लिए किस प्रकार निर्भर रहता है, एवं किस प्रकार भोजन प्राप्त करता है, किस प्रकार पेड़ पौधे, जलीय जंतु, जीव जंतु सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये सब यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, किसमें? इकोलॉजी में। अब इन परिस्थितियों का अध्ययन हम किस क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इसमें सजीव एवं निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसमें जो सजीव और निर्जीव होते हैं वो मिलकर एक घटक बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। अब बात करेंगे पर्यावरण के प्रकार, यानी पर्यावरण किस तरीके से किस कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जो पर्यावरण है वो हमारा दो भागों में बांटा जा सकता है। आपका एक प्राकृतिक, जिसे हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं, और एक आपका मानवीय, जिसे सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। अब प्राकृतिक में क्या होता है? आपका जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण, और आपका भौतिक पर्यावरण। अब क्या होता है? और मानवीय पर्यावरण में आपका क्या आता है? भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। अब जैविक में क्या आप करते हैं? पादप आते हैं, जंतु आते हैं। ये किस में आते हैं? सॉरी दोस्तों, सॉरी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो प्रकृति में आपका क्या होता है? प्राकृतिक जो
होते हैं उसमें आपका जैविक आता है और अजैविक आता है। जैविक में क्या आपके आते हैं, पादप आता है और इधर जंतु आता है। अजैविक में आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये सब आपके किस में आते हैं, अजैविक में आते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे सजीव घटक। सजीव घटक क्या होते हैं, सजीव किसे कहते हैं? तो सजीव क्या होते हैं, सजीव घटक, सजीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य आते हैं। ये घटक एक दूसरे के लिए पोषण आहार का कार्य करते, क्या करते हैं भैया, पोषण का कार्य करते हैं, यानी आहार भोजन का कार्य करते हैं। दोस्तों मैं अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं, फ्री नोट्स पाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पोषण के आधार पर क्या होता है, सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। किसमें? पहला आपका उत्पादक, जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, प्रथम उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या होता है, जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और इन्हें प्रथम उत्पादक भी कहते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि क्या होता है, पेड़ पौधे किसकी सहायता से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। फिर नंबर 2 पे क्या आता है आपका, उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम उत्पादक अर्थात हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जिनको हमें भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें परपोषी भी कहा जाए, जो दूसरों से भोजन प्राप्त करें उन्हें परपोषी यानी दूसरों पे डिपेंडेंट कहते हैं। उपभोक्ता को 2 भागों में बांटा गया। अब यहाँ पे क्या बात की गई कि उपभोक्ता में दो दो भागों में बांटा गया। एक आपका प्रथम चरण के उपभोक्ता, कौन से होते हैं आपके प्रथम चरण के उपभोक्ता, जो शाकाहारी जीव जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। अब बात करेंगे द्वितीय चरण के उपभोक्ता की। तो द्वितीय चरण के उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं वो द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि, ये सब क्या है, ये शाकाहारी जंतुओं का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव तृतीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तृतीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे आपका गिद्ध, बाज, चील, कौवा क्या होता है, जब ये जो द्वितीय चरण के उपभोक्ता जैसे शेर, चीता, बाघ आदि जब मर जाते हैं और वो जब इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उनको कौन नोच नोच के खाता है, कौन उनको साफ करता है, गिद्ध, बाज, चील, कौवा आदि, ये मृत जानवरों का मांस खाते हैं। अब नंबर 3 बात करेंगे अपघटक। हमारे जो अपघटक क्या होते हैं, प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कवक मृत शरीर में मृत शरीर से क्या करते हैं, पोषण लेने का कार्य करते हैं, इन्हें मृतपोषी कहा जाता है। यानी जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मृतपोषी कहलाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है एक बार हमें कमेंट करके बताइए। अब हम बात करेंगे निर्जीव घटक के बारे में। तो निर्जीव घटक क्या होते हैं, निर्जीव घटक के अंतर्गत जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा आदि आते हैं। सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, हमें प्रकृति से प्राप्त, जैसे जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा आदि, ये सब क्या है, निर्जीव घटक है। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव, क्या निर्जीवों के ही कारण क्या होता है, सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव है। किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो असंतुलित हो जाता है। यह निर्जीव घटक निम्न रूप में है। जैसे अब इनके हम बात करेंगे निर्जीव घटक किस किस रूप में है। और जैसे आपका स्थल मंडल क्या होता है, जो आपका स्थल मंडल है इसके अंतर्गत पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, जमीन आदि आते हैं। और जल मंडल के अंतर्गत क्या आता है, आपका पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जैसे जल से घिरा हुआ है, और इसके अंतर्गत आपका महासागर, नदी, नाले, झील, तालाब आदि आते हैं।
अब वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में आपका क्या आता है, पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी हमारी किससे घिरी हुई है, वायुमंडल से। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है आपका 21% है, नाइट्रोजन आपका 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% है और आर्गन आपका कितना 0.93, जैसी और कुछ 0.04% गैसें पाई जाती हैं। ये तो आपका पूछ लिया जाता है, अभी कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है, नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है या कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज है। वायुमंडल सूर्य की तेज किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक रचना की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी पोषक रचना। पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक रचना के अंतर्गत पोषक तल, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है हमारी पोषक तत्व, पोषक तल, आहार श्रृंखला, आहार जाल, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पोषक तल क्या होता है यहाँ पे बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक क्रम में होता है जो विभिन्न पोषक तलों में विभक्त किए गए हैं। जैसे क्या होता है, जो खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है विभिन्न तलों से होकर गुजरता है, वही क्या कहलाता है, आपका पोषक तल, यानी एक दूसरे से होकर गुजरता है। जैसे पोषक तल फर्स्ट, इसमें क्या होता है, आपके स्वपोषी प्रथम उत्पादक जैसे हरे पेड़ पौधे या शैवाल आदि आते हैं। और पोषक तल द्वितीय में क्या होता है, प्रथम चरण के उपभोक्ता या शाकाहारी जीव जैसे चरने वाले जीव, गाय, बकरी, खरगोश आदि आते हैं और भेड़। अब पोषक तल तृतीय की बात करेंगे तो पोषक तल तृतीय चरण में क्या होता है कि द्वितीय चरण के उपभोक्ता है मांसाहारी जैसे शेर, चीता आदि सब किसमें आते हैं, पोषक तल सेकंड में। अब पोषक तल 4 की बात करेंगे, सभी स्तर के जीव जंतु एवं मानव जो अपने भोजन के लिए उपयुक्त तीनों पोषक तत्वों से भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व 4 में आते हैं। अब बात करेंगे आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। आपकी जो आहार श्रृंखला क्या होती है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला, यानी जो एक दूसरे की चेन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर प्रथम उत्पादक एवं दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक आहार श्रृंखला बनी हुई है, इसको देख लेते हैं क्या है इसमें कुछ। जैसे हरे पौधे क्या होते हैं, ये सबसे पहले अपना भोजन बनाते हैं खुद से, तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। फिर खरगोश क्या होते हैं, इन पे डिपेंडेंट होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। फिर द्वितीय चरण के उपभोक्ता क्या होते हैं, बाघ होते हैं। फिर गिद्ध क्या होते हैं, गिद्ध जो मृतो मृत जीवी कहलाते, क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, यानी सड़े गड़े मतलब जो मर जाते हैं जीव जंतु उनको खाते हैं। फिर क्या होते हैं, गिद्धों को भी क्या करता है वो अपघटक, जैसे बैक्टीरिया क्या होते हैं जो बाद में बचता है उसको क्या, अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपघटन कर देते हैं। फिर ये क्या कहलाते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर क्या कहलाते हैं, ये फिर किससे डायरेक्ट संबंधित होते हैं, प्रथम उत्पादक से भी संबंधित होते हैं। तो ये था आपका कुछ खाद्य श्रृंखला की बात। अब बात करेंगे आहार जाल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आहार जाल के बारे में। तो आहार जाल क्या होता है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं, ये कई स्थानों पर एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में ना होकर उलझ जाते हैं। आहार जाल में क्या होता है भैया कि ये क्या होता है, उलझ जाता है। जैसे घास को खरगोश खाता है, खरगोश को चीता खाता है, वो सॉरी भेड़ खाता है, सॉरी भेड़ नहीं, शेर, चीता, बाघ या किसके खाते हैं, खरगोश को। अब खरगोश क्या होता है कि हरे पेड़ पौधों को खाता है। अब भेड़िया भी किसको खाता है, खरगोश को खाता है, लेकिन भेड़िए को भी क्या खाता है, शेर, बाघ, चीता खाते हैं। तो ऐसी जो श्रृंखलाएं होती हैं जो उलझ जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आहार जाल कहते हैं। अब ऊर्जा के प्रवाह की बात करेंगे। ऊर्जा का प्रवाह हमारा कैसा होता है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकृति में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सबसे बड़ा स्रोत सूरज होता है और आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषणात्मक जो विकिरण होता है, क्रिया होती है उसमें प्रयुक्त हो जाता है। यानी कि जो सूर्य की लगभग जो आपतित किरण विकिरण होता है उसमें 50% से भी कम भाग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में चला जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, जो पौधे पादप के 2 से 10% संश्लेषणात्मक विकिरण में सक्रिय
प्रग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? प्रग्रहण करते हैं। और यही आंशिक मात्रा की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो विश्व को क्या क्या करती है? संपोषण करती है। यानी 2 से 10% की ऊर्जा क्या होती है? पूरे विश्व का संपोषण करती है। तो दोस्तों एक बार बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।